gets greater respect than other branches. It comes to every law student's mind that it is the most elite and respectable profession a person can enter into. And it fills us with great pleasure to inform you that a considerable number of alumni of Lucknow University, the Faculty of Law, have made it to the state judicial services and are serving the judiciary. These numbers are rapidly rising, and to give it another boost, this session is being organized. It is a matter of great honor that we have amongst us respected S.K. Tyagi Singh sir as guest speaker and respected Nilab Krishna sir as special guest for helping us direct a path towards the preparation. A question and answer round would be conducted at the end of the session, for which you all be allowed to post the questions in the chat box. Now, I would request our respected Head and Dean Sir, Faculty of Law, University of Lucknow, to share his welcoming words for the respected dignitaries and all the attendees. Due to some indispensable reasons, Sir is not present with us over the virtual table. However, he'll be sharing his words of kindness through a video presentation. It's Sri S.K. Tyagi, retired district judge, chief guest of this event, and Nilab Krishna, special guest, and dear participant. बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रोफेसर त्यागी स्पेशल गेस्ट के रूप में मेरे छात्रों को हाउ टू प्रिपेयर जुडिशरी पर लेक्चर देने जा रहे हैं। जुडिशरी में लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहती है। हर बोर्ड में 3-4 लड़के लखनऊ यूनिवर्सिटी के होते हैं और मैंने भी 92 के आसपास एक बुक लिखी थी, हजारों लड़के उससे भी सिलेक्ट हुए हैं। आज त्यागी साहब का अवसर है, वो बताएंगे, उन्हें बड़ा अनुभव है। स्पेशली जो है, जो सेकंड पेपर प्रोसीजरल लॉ का होता है, वो 56 नंबर का जो है उसमें प्लीडिंग ड्राफ्टिंग होता है। प्लीडिंग ड्राफ्टिंग और जजमेंट लिखना, ये त्यागी साहब से कौन अच्छा बता सकता है। और सब बातें वो बताएंगे, उनको बड़ा अनुभव है। और मैं नीलम कृष्णा का भी स्वागत करता हूं। हमारे छात्र आपसे, आपके वाणी से, आपके व्याख्यान से, आपके शब्दों से लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं छात्रों के भविष्य की कामना करते हुए पुनः आपको एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि विद्यार्थी छात्रों के लिए आप सदैव उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. They have truly expressed and shown light to the gratitude our hearts filled with. With the due permission of our respected dignitaries, I would like to begin this session by welcoming respected S.K. Tyagi sir. Sir joined the Rajasthan Judiciary in 1986 and served as the legal advisor to the government of Rajasthan. Sir joined the UP Judicial Services in 1990 and served till 2020. Currently, Sir is a member of UP State Consumer Commission and is truly an ambassador of hard work and determination. Sir, you may please take upon the virtual table and share with important views. स्वागत है बच्चों आपका। हम जो कि एज बड़े हैं तो आप सब बच्चों के समान हैं और
हमारे बच्चे भी अब 7-8 साल के जुडिशल सर्विस में आ चुके हैं, रह चुके हैं, उनके सीनियर हो चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हम आपके तो आप ग्रैंडफादर की एज में पहुंच चुके हैं लगभग। जुडिशल सर्विस में आने की इच्छा तो आपकी तब से ही हो गई होगी जब आपने LLB में एडमिशन लिया होगा। उसके बाद भी कुछ बच्चे एग्जीक्यूटिव सर्विस में जाते हैं लॉ के पेपर को रखते हुए, वो उधर की तैयारी करते हैं। हम केवल जुडिशल साइड में जो बच्चे तैयारी करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। हमारी चर्चा में इंग्रेडिएंट्स टाइप और प्रैक्टिकल टाइप दोनों बातें होंगी। प्रैक्टिकल का लाभ आपको इसलिए होगा कि जैसा भी अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया था कि CPC और CRPC वाला जो पेपर होता है, प्रोसीजरल पेपर, उसमें प्लीडिंग्स और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का एक क्वेश्चन रहता है जिसका हैवी मार्किंग होती है, और ऑप्शन में एक जजमेंट राइटिंग होता है क्रिमिनल साइड में, और ये क्वेश्चन कंपलसरी भी होता है। इस क्वेश्चन में जो बच्चा हैवी नंबरिंग लाता है उसकी परसेंटेज फिर आगे बढ़ जाती है और वो क्लियर करने की स्टेज पे पहुंच जाता है। सबसे पहले कि हम लीगल एस्पेक्ट शुरू करें, आपको बताएं कि जुडिशल सर्विस यानी कि जुडिशल पावर का जो यूज होता था, कभी हमारे हिस्ट्री में राजा खुद क्या करता था, किंग हिमसेल्फ। इससे आप समझ सकते हैं कि जुडिशल सिस्टम हमारे गवर्नमेंटल पार्ट का कितना है। प्रेजेंट सिनेरियो में जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें लेजिस्लेचर को तो आप सब समझते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में कभी कभी डाउट होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, that is called the executive, which makes part of our constitution. ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के स्टाफ हैं। वो खुद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, बल्कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमारी जो गवर्नमेंट चलाती है, उसके स्टाफ हैं केवल। एक कंपैरिजन की बात चली थी सुप्रीम कोर्ट में पे स्केल्स को लेकर। गवर्नमेंट ने कहा था कि साहब हमारे अधिकारी जो है IAS, PCS, IPS, वो भी सेम स्केल की डिमांड करेंगे, इसलिए हम पैरिटी रखना चाहते हैं। तब कि इनमें कोई पैरिटी हो नहीं सकती, क्योंकि जुडिशरी इटसेल्फ फॉर्म्स ए विंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो एडिशनल मुंसिफ हो जब बार सेलेक्ट होकर आता है, या डिस्ट्रिक्ट जज हो, या हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, ये सभी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनते हैं। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का स्टाफ मात्र है। ये एक लीगल व्याख्या है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस सर्विस की कितनी महत्ता है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर करेंगे तो पाएंगे कि आप हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन करते हैं। कभी कभी लॉ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिचुएशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन अगर जरूरी हो, कभी ऐसा अवसर आए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी करती, आप भी करेंगे। आप मैंडेट भी जारी करते हैं, यानी कि कंप्लायंस कराते हैं अपने ऑर्डर की। इस रूप में आप जितनी रिट्स की व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हैं, उस रूप में तो नहीं, लेकिन लिटिगेंट्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए, लिटिगेंट्स के राइट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप भी हर इस तरह का ऑर्डर करते हैं, जिसमें
जो वर्ड्स यूज रिट्स में हुए हैं वो आपके ऑर्डर्स में होते हैं, हालांकि सेम फॉर्म्स नहीं होती। जैसे कि अगर टेनेंट से बेदखल कराना हो और लैंडलॉर्ड को पोजेशन देना हो, उस समय अगर पुलिस फोर्स की जरूरत है, तब पुलिस फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए सिविल कोर्ट ऑर्डर करती है। इसी तरह से न्यूसेंस को हटाने के लिए या सेक्शन 154 में सीआरपीसी में या 145 में एसडीएम्स ने जो ऑर्डर किए हैं, उन सब का रिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आता है, और डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस ये डिसाइड करते हैं कि वेदर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैव पास्ड लीगल ऑर्डर और नॉट। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी आदेश होते हैं, जितने भी उनके डिसीजंस होते हैं, उन सब की स्क्रूटनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को करने का अधिकार है। इस तरह से आप पाएंगे कि हर फील्ड में एक सुपर्ब सिचुएशन, प्राइमेसी सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास है। पे स्केल की जहां तक बात है, जुडिशल सर्विस ऑफिसर्स के लिए एक सेपरेट पे स्केल तय करने के लिए कमीशन का गठन होता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए पे स्केल होते हैं वो नहीं लागू होते, बल्कि स्पेशल पे स्केल लागू होते हैं। और हम जितना हमें ज्ञान है, हम कह सकते हैं कि जुडिशल ऑफिसर्स के पे स्केल सबसे बेटर है इस समय इंडिया में। सबसे बेटर एंट्री लेवल पर सबसे बेटर पे स्केल जुडिशल ऑफिसर्स को मिलता है। जुडिशल ऑफिसर्स को इनकेशमेंट लीव भी मिलती है और लॉन्ग ट्रेवल कंसेशन लीव भी मिलती है, और विंटर और समर दोनों सेशंस में 10-10 दिन के लिए, लगभग 8-9-10 दिन के लिए, समर में 10 दिन और विंटर में 8 दिन के आसपास जो है वैकेशंस मिलती हैं, जिसमें आप आराम से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेशंस घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एक अच्छा माहौल आपको पूरे कैरियर में मिलता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस सर्विस में आइए, और इस सर्विस में आने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपका डिस्पोजल क्विक होना चाहिए, ताकि लिटिगेंट अदालत में जिस दिन जिस काम के लिए आए वो काम उसी दिन पूरा हो जाए। जब आप इस सर्विस में एंट्री करेंगे तो एक रेसिस्टेंस पावर भी आपके पास होनी चाहिए। वो रेसिस्टेंस पावर आप केवल और केवल यूज करेंगे, और यूज करनी पड़ेगी बार एसोसिएशन के खिलाफ नहीं हम कह रहे, बार एसोसिएशन के संदर्भ में। क्योंकि आप पे केवल जो प्रेशर होगा पूरी सर्विस में, पूरे टेन्योर में, वो केवल लोकल बार का होगा। इसके अलावा आप पर कोई प्रेशर नहीं हो सकता। आपकी ओपिनियन को ना कोई प्रभावित कर सकता है, ना आपको कोई गाइड करने का प्रयास कर सकता है कि आप ऐसा करें। हाँ, आप समय पे करें, टाइम से करें, पंक्चुअल हो, ऑनेस्ट हो। ये गाइडेंस तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट से मिलती रहेगी, लेकिन आपका जजमेंट क्या हो, दिस वे हो और दैट वे हो, ऐसा कोई ओपिनियन आपको देने के लिए अधिकृत नहीं होगा, ना आपको कोई इंटरफियर करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको जो रेसिस्टेंस केवल फेस करना है वो केवल बार से करना होगा, और वहां भी जरूरत इसलिए नहीं होगी कि अगर आपका वर्क फेयर होगा, इंटेलिजिबल होगा, तब वहां पर भी जरूरत नहीं होगी। वहां पर भी उन्हीं को फेस करना होता है जिनका वर्क फेयर नहीं होता, पंक्चुअलिटी नहीं होती, डिलीवरी ऑफ जजमेंट प्रॉम्प्ट नहीं होता। उन सब में भी फेस करना हो सकता है। अदरवाइज एक हैप्पी सर्विस मैं अपने लिहाज से मानता हूँ, जितना मेरा तजुर्बा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत हैप्पी सर्विस है। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर और कोई टेंशन कदाचित नहीं होती, जब तक आप खुद इनवाइट ना करें। खुद इनवाइट कर सकते हो कभी कभी, लेकिन एक्सपीरियंस से वो भी समस्या समाप्त हो जाती है। तो इसलिए एक हैप्पी सर्विस के लिए, उसी में हैप्पी और डिग्निटीफुल लाइफ के लिए एंट्री करने की कुछ प्रेरणा मैं आपको देता हूँ। सिलेबस के रूप में ज़्यादातर को आपको आइडिया है, लेकिन मैं सभी
हिंदी भाषी क्षेत्रों का सिलेबस आपको बता देता हूँ। नंबर 1 अपना स्टेट आइएगा, यूपी। यूपी का सिलेबस सबसे पहले जो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर होता है वो बच्चों को थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन सबसे शानदार पेपर यही होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो सबसे टॉप मार्क्स इसी पेपर में लेकर आते हैं, और फिर बाद में किसी में कंपटीशन की जरूरत नहीं होती। सब्सटेंटिव लॉ में जिसके पेपर्स, जिसके मार्क्स टॉप होंगे, उसका सिलेक्शन सर्टेन होगा। इसमें सिलेबस में जो सब्सटेंटिव लॉ है उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें लिखिएगा आप। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नंबर 2 हिंदू लॉ, नंबर 3 मोहम्मडन लॉ, नंबर 4 टीपी एक्ट, नंबर 5 इजमेंट, नंबर 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नंबर 7 टॉर्ट, नंबर 9 ट्रस्ट, और नंबर 10 इक्विटी। पार्टनरशिप संभवतः पार्टनरशिप के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, पार्टनरशिप एक्ट है कि नहीं है इसमें यूपी में। इसके बाद सेकंड पेपर आता है जिसमें प्रोसीजरल 3 पेपर होते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस। ये भी स्कोरिंग पेपर है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अभी डिटेल से तो सभी बताएंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग पर। इसलिए ऑर्डर 5, नो ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8, यानी कि प्लेंट, डब्ल्यूएस, दोनों को मिलाकर कहते हैं प्लीडिंग्स। उनकी तैयारी, उनको क्या लिखा जाए, कैसे पैराग्राफ में डिवाइड किया जाए, उनका वेरिफिकेशन, रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, काज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन, वैल्यूएशन, कोर्ट फीस एंड रिलीफ्स। जब आपको डिटेल में बताएंगे चैप्टर वाइज, तब सारे पॉइंट्स बताएंगे कि प्लेंट तैयार करते समय कोर्ट का नाम लिखने से लेकर रिलीफ मांगने तक क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बेदखली मांग रहे हैं किराएदार की तो जीएससीसी कोर्ट में सूट फाइल करना होगा। अगर आप डिक्लेरेशन मांग रहे हैं अपने राइट्स का तो सिविल जज कोर्ट में, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। If property is valued is less than to civil judge junior division, if higher than to civil judge senior division. अगर आप क्लेम मांग रहे हैं मोटर एक्सीडेंट में तो तब ट्रिब्यूनल के सामने जाना होगा, और अगर आप मैट्रिमोनियल रिलीफ मांग रहे हैं तब आपको फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होगी। इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर वो कंप्लेंट के लिए आपसे पूछ सकते हैं, प्लेंट दायर करने के लिए और उसका डब्ल्यूएस बनाने के लिए। जब ये दोनों तैयार हो जाते हैं तो उनके इशूज तैयार करने के लिए इन सब टॉपिक्स को हम आपसे डिटेल अलॉन्ग विद रूलिंग्स, न्यू इनेक्टमेंट्स, न्यू अमेंडमेंट्स और सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शंस के साथ तैयारी कराएंगे। तीसरा जो पेपर होता है उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट तो आईपीसी का होता है 50 मार्क्स का, और सेकंड इम्पोर्टेंट पेपर होता है लैंड लॉज, जो अब हमारी नज़र में तो डेड लॉ है लेकिन चल रहा है, शायद संभव है चैलेंज ये चेंज हो जाए। अगर ये चेंज होता है, हाई कोर्ट में प्रस्तावित है रिवेन्यू कोड लागू करने के लिए, तब आपको बताया जाएगा समय पर, तब रिवेन्यू कोड पढ़ा जाएगा केवल 2006 वाला। अगर चेंज नहीं होता तो वही डेड लॉ यूपीजेड आपको पढ़ना होगा। इसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट, यूपी बोलते हैं इसको जनरली। इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स, लायबिलिटीज और रिजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट,
इन सब चीज़ों की चर्चा होती है। फिर छोटे छोटे 3-4 एक्ट हैं जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट देखने में बड़ा लगता है लेकिन है बहुत छोटा ये अंदर से, यानी कि बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में। इसके केवल 10-12 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पढ़ने होंगे। इसके बाद पंचायती राज एक्ट और कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, ये दोनों बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, 2-2 3-3 घंटे की तैयारी में भी ये तैयार हो जाते हैं। इनमें रूलिंग्स भी बहुत कम होती है क्योंकि डिस्प्यूट्स कम होते हैं, इसलिए रूलिंग भी ज़्यादा नहीं आ पाती। और जितने भी रूलिंग्स है अगर, तो वो बहुत ओल्ड भी हो चुकी है, नई रूलिंग बहुत कम आती है इसमें, क्योंकि ये भी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट भी एक डेड लॉ की तरफ बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कंसोलिडेशन प्रक्रिया लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में पूरी हो चुकी है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। इस तरह से 3 पेपर लॉ के पूरे हो जाते हैं। फिर एक पेपर आता है ट्रांसलेशन, एसे राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें आपको समय उतना ही देना चाहिए जितना आप लॉ फर्स्ट पेपर को दे रहे हैं या लॉ सेकंड पेपर को दे रहे हैं, उतना ही समय जो है इस पेपर को देना चाहिए, ट्रांसलेशन को और एसे राइटिंग को। ट्रांसलेशन डेली आधे घंटे 1 घंटे का नियम बनाएं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से हर टॉपिक पर जो डेली आते हैं उनको 10 लाइन 20 लाइन डेली लिखें। इंग्लिश का पेपर भी मंगाएं और हिंदी का पेपर भी मंगाएं, और दोनों के एडिटोरियल आप पढ़ें, एडिटोरियल को ही ट्रांसलेट करें और एडिटोरियल के ही पॉइंट्स ऐसे के लिए तैयार करें। कुछ टॉपिक्स जिनको आपको स्पेशली तैयार करना है बाद में बताए जाएंगे। इसके बाद जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें मेन है दिल्ली। दिल्ली के 5-6 टॉपिक्स तो सामान हैं, जैसे कि हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी। वहाँ केवल एक्स्ट्रा आ जाते हैं लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन और रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली का रेंट कंट्रोल एक्ट, और रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आता है दिल्ली में। हरियाणा का सिलेबस सेम है, हरियाणा में केवल हरियाणा कोर्ट फीस एक्ट एक एक्स्ट्रा एक बुक है उसमें, अदरवाइज हरियाणा और दिल्ली का सिलेबस लगभग सेम है। और उत्तराखंड और यूपी का सिलेबस सेम है। उत्तराखंड में केवल ये अंतर है कि जो यूपी का पुराना सिलेबस था हमारे टाइम का, यानी कि प्रेजेंट डे, वो अभी भी रखा हुआ है। उन प्रेजेंट डे को उन्होंने नॉलेज में नहीं बदला, जीके में नहीं बदला, जैसे हमारे यहाँ जीके में रखा है, करंट जीके में जनरली पूछते हैं मेंस में। उत्तराखंड में उसको जीके में नहीं बदला है, उत्तराखंड में उसको प्रेजेंट डे में ही रखा है। प्रेजेंट डे का मतलब यह है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट इनेक्टमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के 2-3 टॉप जजमेंट जिसने पूरे नेशन को इफेक्ट किया हो, प्रभावित किया हो, उसी साल के पूछते हैं। जिस साल पेपर होता है उसी साल के टॉप 2 जजमेंट पूछते हैं। जैसे कि हमारे याद है, हमारे एग्जाम में साहबानो केस बड़ा फेमस चल रहा था उन दिनों, साहबानो केस भी पूछा था, और वोल्गा टेलिस बॉम्बे वाला जिनको बेदखल किया गया था पटरी से, उनके राइट्स को लेकर एक केस था। ये दोनों ही केस पूछे गए थे। अभी भी जो केस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो उस साल के फेमस केस होंगे। जैसे कि हो सकता है सीए पर कोई जजमेंट आए, उस केस के बारे में आपसे पूछा जाए, या आर्टिकल 370 भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके खिलाफ उसके लिए कोई जजमेंट आए, उसके बारे में आपसे पूछा जाए। राइट टू प्राइवेसी वाला एक जजमेंट आया था जस्टिस मुत्तुस्वामी वाला, जिस साल वो आया था उस साल वो पूछा गया होगा, उसी साल के फेमस केस पूछे जाते हैं। ये उत्तराखंड का सिलेबस है आपके। राजस्थान में प्री में कुछ चेंज किया है उन्होंने, और कई बार कर चुके हैं तो ज़्यादा बच्चों को याद नहीं रहता वो। राजस्थान में जो मेन टॉपिक्स हैं उनके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट, ये 3 एक्ट प्री के लिए एक्स्ट्रा रखे गए हैं। मेंस के टॉपिक्स जनरली वही हैं जो हमारे प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में मिलकर होते हैं। वहाँ जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है उसमें केवल टॉपिक्स लिखवाते हैं वो, यानी कि ऐसे टाइप होते हैं। और हिंदी में हमेशा यूजुअली जो राजस्थान की
कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान के फेस्टिवल्स हैं, उन्हीं के बारे में पूछते हैं। और इंग्लिश में किसी करंट टॉपिक पर, एक एक इसमें ऐसे करंट टॉपिक पर भी होता है और एक लैंग्वेज सॉरी वहाँ की हेरिटेज और कल्चरल टॉपिक पर होता है। और ऐसे इंग्लिश में जो है, जो ऐसे होते हैं वो जनरली करंट होता है। ये राजस्थान का सिलेबस है। कुछ बच्चे अगर गुजरात भी जाना चाहें तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज को क्वालिफाई करना होता है, अदरवाइज कंपटीशन बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण। यूपी के स्टैंडर्ड का बिल्कुल नहीं होता, बहुत हल्का होता है। जो बच्चे अगर यूपी का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ सेलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन अगर गुजराती लैंग्वेज क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि गुजराती बच्चे उतनी कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, वहाँ बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फैमिलीज में। Sorry for the inconvenience. जजमेंट Sir is back. Sir, please, can you continue? So there was some network connection error. ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन। यस, अब हम आपको बताते हैं तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि इस समय तो समय कम है, हम डिटेल में तो सब नहीं बता सकते, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। आर्टिकल 37 आप सबने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 37 के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। आर्टिकल 37 अकॉर्डिंग टू जनरल नॉलेज ये कहा जाता है कि डीपीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जो इसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स और हैं उनको जनरली बच्चे नहीं पढ़ते, और आपको इस तरह से पढ़ना है जैसे हम आज बता रहे हैं कि हर आर्टिकल आपको किस तरह से पढ़ना है। इस आर्टिकल 37 के 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डीपीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नंबर सेकंड क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कि एनफोर्सेबल कोर्ट में तो नहीं है, बट शैल बी फंडामेंटल इन गवर्नेंस। यानी कि प्रिंसिपल्स, जो डीपीज के प्रिंसिपल्स हैं वो फंडामेंटल होंगे गवर्नेंस के लिए, यानी कि गवर्नमेंट इनको फंडामेंटल के रूप में मानेगी। जैसे फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स के चैप्टर 3 में, ऐसे चैप्टर 4 में, पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के जो डीपीज हैं, दोज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। इसका थर्ड पॉइंट देखिए आप, थर्ड पॉइंट भी अगेन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स ही आगे बताएंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स की तरह डीपीज को प्रायोरिटी मिलने लगी, बल्कि कुछ डीपीज तो इसके ऊपर भी चले गए हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कि गवर्नमेंट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन, वर्ड है शैल, में नहीं, शैल टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल मेकिंग द लॉ। जब भी गवर्नमेंट कानून बनाएगी तब डीपीज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कंसीडरेशन में लिया जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 37 के 3 पार्ट हुए। दोबारा सुने, चाहे तो लिख भी लें। इसी तरह से आप हर आर्टिकल को डिवाइड करेंगे, इसी तरह से आप हर सेक्शन को डिवाइड करेंगे कि उस सेक्शन के अंदर क्या मौजूद है। आर्टिकल 37 हम जनरल लैंग्वेज के रूप में कहते हैं कि
ये कहता है कि डीपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, सही है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है बट शैल बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, मतलब these principles shall be fundamental in the governance. Third, government shall take into consideration, क्या कंसिडरेशन में क्या लेगी गवर्नमेंट इनको, while making the law, जब ये कानून बनाएगी गवर्नमेंट तो फंडामेंट डीपीज को कंसिडरेशन में लेगी। इसीलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी व्यवस्थाएं हैं, इसी 2 पॉइंट को लेकर, जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, उसमें पार्लियामेंट ने क्या क्या किया। अब ये कंसेप्ट समझिए आप, इन्हीं 2 सेंटेंस की बदौलत जो हमने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट ने पहला अमेंडमेंट ही किया, आर्टिकल 15(3) अमेंड किया ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए, आर्टिकल 15(3) एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद पार्लियामेंट ने आर्टिकल 14 को अब तक 3, 4, 5 बार चेंज कर चुकी है। नंबर पहला था 7th अमेंडमेंट, इसके बाद 77, इसके बाद 81, 85 और लास्ट 103। इतने अमेंडमेंट फिर आर्टिकल 16 में हो चुके हैं। इसके बाद आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 25 हुआ, 25, जिसमें आर्टिकल 31C बना और 31C में व्यवस्था हुई कि डीपीज नंबर 39B एंड C, डीपीज नंबर 39B एंड C को लागू करने के लिए अगर हम इनको एनफोर्स कराते हैं, इनको सामाजिक हित में आगे लाते हैं, तब आर्टिकल 14 और 19 का वोलेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि डीपी के 2 कंसेप्ट की बदौलत, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की, पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम आर्टिकल नंबर 39B एंड C, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है, इसके संबंध में जो भी लॉ बनाएंगे तो वो लॉ आर्टिकल 14 और 19 का वोलेशन करता हुआ नहीं माना जाएगा। इस तरह से डीपीज को आर्टिकल फंडामेंटल राइट के ऊपर कम से कम 14 और 19 के ऊपर ले आए। तो प्री की तैयारी के लिए जिस तरह से हमने आर्टिकल 37 के 3 पार्ट बताए, इसी तरह से आप हर आर्टिकल को डिवीजन करेंगे। जैसे कि सपोज आपको आर्टिकल 154, सॉरी सेक्शन 154 सीआरपीसी को तैयार करना है। इसमें सबसे पहले आप मेन प्रोविजन तैयार करेंगे कि आर्टिकल 154 रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट की बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की बात करता है, एफआईआर वर्ड की बात नहीं करता। इसका मतलब यह है कि एफआईआर 154 में डिफाइन नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसका टाइटल, तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देगा कोई कंप्लेनेंट, कोई विक्टिम, उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड करने की बात करता है। एफआईआर की डेफिनेशन नहीं देता और कहीं भी डिफाइन नहीं है। इसलिए जब 154 पढ़ेंगे तो पहला आप पॉइंट बना लेंगे कि एफआईआर नेवर डिफाइंड। ये क्वेश्चन 2016 में प्री में आया भी है और ऑप्शन दिया गया था यही सेक्शन 154, और बहुत बच्चों ने लगाया, 80% बच्चों ने यही लगाया, इसी को टिक किया, जबकि 154 में एफआईआर की कोई डेफिनेशन नहीं है, बल्कि आंसर था कि नेवर डिफाइंड, एफआईआर नेवर डिफाइंड इन सीआरपीसी। तो आप 154 को इस तरह से पढ़ेंगे कि पहला उसका हेडिंग क्या कहता है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहता है। फिर अगला पॉइंट उसको कहता है कि शैल बी रिटन डाउन बाय द एसएचओ कंसेंट इन ए बुक
जिसको हम जीडी कहते हैं, उस बुक में वो इसको लिखेगा सब्सटेंस उसका। तीसरा है सेल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट। चौथा पॉइंट है कॉपी बी गिवन टू कंप्लेनेंट, उसकी कॉपी दी जाएगी। इस तरह से 154 के पहले पोर्शन में 4 पॉइंट बन गए, 5 बन गए एफआईआर सहित। तो ये पांचों पॉइंट लिखेंगे उसके आप। फिर उसमें नीचे लिखेंगे अमेंडमेंट कब हुए। 2013 में निर्भया कांड के बाद जितने भी वोमेन से रिलेटेड ऑफेंस हैं, उन सब से संबंधित अगर एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बारे में अमेंडमेंट हुआ 2013 में। उसमें बहुत सारे सेक्शन जोड़े गए, 326 ए बी, 354 से लेकर ई तक, ऐसे 376 ए बी सी डी से लेकर ई तक। इसके बाद 2018 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें पॉक्सो एक्ट अमेंड हुआ, सीआरपीसी हुआ, एविडेंस हुआ। उसके बाद 2018 में दोबारा जो है कुछ सेक्शन जैसे कि 376 ए बी और 376 बी ए भी इसमें ऐड किए गए, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं दी कि अगर ये ऑफेंस हैं तब नंबर 1 लिखिएगा। क्या है वो नंबर 1? कि सेल बी रजिस्टर्ड बाय पुलिस ऑफिसर, लेडी ऑफिसर। लेडी ऑफिसर होनी चाहिए कोई, पुलिस ऑफिसर हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई लेडी को बुलाएंगे। और सेल बी वीडियोग्राफ्ड, यानी कि उसकी वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि स्टेटमेंट, विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। उससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। आईओ चाहता था तो रिकॉर्ड करा देता था, नहीं चाहता था नहीं कराता था, अब मैंडेटरी है। इस तरह से इतने प्रोविजन जो है इसमें तैयार हो गए। कम से कम 10 पॉइंट बनेंगे अब 154 के। आप 10 पॉइंट बनाइए, 11 बने 11 बनाइए, इतने पॉइंट प्री के लिए बनाइएगा। इसमें यह भी है कि डेट ऑफ अमेंडमेंट कब है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ अमेंडमेंट कब है, ये तीनों चारों चीज़ें लिखेगा। और सेक्शन कौन कौन से इंक्लूड हुए हैं वो भी तैयार करिएगा, और स्टेप्स क्या क्या लेने हैं उनके भी पॉइंट्स बनाइएगा। अब मेंस में अगर हम एंटर करेंगे, मेंस में क्या तैयार करना है, इसी 154 को ले लीजिएगा। इसमें फिर आप इसके पोर्शन पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ एफआईआर, वेदर इज सब्सटेंटिव एविडेंस और नॉट, इफेक्ट्स ऑफ डिले, डिले से अगर एफआईआर है तो इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वेदर द एफआईआर इज इंसाइक्लोपीडिया, मतलब टोटल सारे फैक्ट आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, कितना आने चाहिए, ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कम से कम इसमें फिर 4 या 5 केस, चलिए 3 कर लीजिएगा, 3 केस इसमें अंदर आपको लिखने होंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है एफआईआर का, डिले का क्या इफेक्ट होता है। अगर डिले एक्सप्लेन्ड है तो उसका कोई वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। अगर डिले एक्सप्लेन्ड नहीं है तो माना जाता है कि आफ्टर थॉट है। इन सब टॉपिक पर रूलिंग्स तैयार करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाइएगा। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डीपीज आर टेकिंग प्लेस ओवर द एफआरस डिस्कस, या एफआरस आर इन्फोर्सेबल अंडर आर्टिकल 32 while the DPs are not enforceable under article 37 discuss। अब इसको तैयार करने के लिए आप आर्टिकल 32 लिख देंगे कि हाँ कैसे इन्फोर्सेबल है, क्या क्या रेट जारी हो सकती है। आर्टिकल 37 का पहला पार्ट लिखेंगे कि इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन बट वहाँ से शुरुआत करिएगा आप कि डीपीज क्यों इम्पोर्टेंट है, कि ये फंडामेंटल है इन गवर्नेंस और फंडामेंटल है ये इन मेकिंग द लॉ। इसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 25 लिखेगा, आर्टिकल 37C लिखेगा। इसके बाद फिर अमेंडमेंट नंबर 42। इस अमेंडमेंट से वो सभी को, जितने भी डीपीज थे सबको ले आए कि सबको लागू करने के लिए हम 14 और 19 का वायलेशन नहीं मानेंगे। लेकिन मिनरवा मिल केस में इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए वह अस्तित्व में नहीं है। लेकिन आपको 42 अमेंडमेंट लिखना है, उसके बाद मिनरवा मिल केस लिखना है, तब अपनी फाइंडिंग देनी है कि यस nowadays because the popular government, everyone wants the popular government, or popular government always intend to implement the DPs, therefore DPs are taking place over to fundamental rights up to some extent।
not purely but are taking its right. इस तरह से आप मेंस का क्वेश्चन पूरा करेंगे। मेंस का क्वेश्चन पूरा करने के लिए आप ओरिजिनल प्रोविजन लिखेंगे, उसके बाद अमेंडेड प्रोविजन लिखेंगे, उसके बाद आप उसके इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे कितने हैं, उसका इफेक्ट्स लिखेंगे, ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे। जैसे कि 154 ही अमेंड हुआ मान लिया, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों करना पड़ा अमेंड ये, और उसके बाद लेटेस्ट केस लॉ लिखेंगे उस पर। ये मेंस की तैयारी होती है।